So जैसा मतलब the way Bante has narrated, there are these countries in the Southeast Asia. You might be knowing about Indonesia and Malaysia and all these countries. They are not predominantly Buddhist countries, but the business in these countries is totally controlled by the Buddhists. In Malaysia, the Buddhists do not have access to the government, but despite of that, they are controlling the entire economy of Malaysia. And that's the spirit of Buddhism. Buddhism is the richest, not only in terms of material wealth. We know there is a lot of spiritual wealth in Buddhism, but in Buddhism there is a great material wealth. If you want to see the height of Indian development, you have to go to Ajanta, you have to go to Ellora, and you have to go to Fanigiri. All these places, they are so beautifully done. It wouldn't be possible without trade and commerce. And it is said that at the time of the Buddha, after Ashoka, when Ashoka was the emperor of this country, every 20 miles there was a monastery, and it has a dual purpose. क्योंकि उस वक्त बहुत सारे सराया कारवान चलते थे, तो कारवान को रहने के लिए जगह विहार में रहती थी. चाइना में एक डनहोंग केव है, पहले मतलब वो रेगिस्तान में छुप गई थी. देयर इट वाज एक्सकैवेटेड. देखा गया कि उसमें बहुत सारे सिल्क के जो है वो ये मिले हैं रूल्स. तो बुद्धिज्म, ट्रेड एंड कॉमर्स, दे हैव ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड wherever you go. And as Baba Sahib said that Buddhism never glorifies ignoble poverty. बुद्धिस्ट होके गरीब होना ये कॉन्ट्राडिक्शन है टर्म्स में, राइट? मतलब वेल्थ कमाना है लेकिन उसको हमको पॉजिटिव तरीके से कमाना है. तो इंडिया जब उस वक्त मतलब उसके ग्लोरी पे था, तो इंडिया वाज द सेंटर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स. यहां तक की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे शुआनजांग जब इंडिया में आए तो वो इंडिया से एक टेक्नोलॉजी लेके गए थे, व्हाइट गोल्ड, मतलब शुगर बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया में थी. और जब शुआनजांग जब इंडिया में आए तो उन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म को ट्रांसफर नहीं किया, सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हुई. ऐसा कहते थे कि उस वक्त इंडिया इतना डेवलप था बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड कॉमर्स. और बुद्ध ने एक जगह पे बोला है कि अगर तुमको प्रॉस्परस होना है तो ट्रेडिंग करो. ये भी बोला है कि एग्रीकल्चर में इतना रेट ऑफ जो है रिटर्न्स नहीं होता, लेकिन ट्रेड में बहुत रेट ऑफ रिटर्न होता है. तो मतलब अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज्म इज द essence of the wealth, progress and all kinds of transformations in the world. तो अभी हमारे साथ जो मेन है हमारे भाई नितिन जी, और उनका संक्षिप्त मैं परिचय कर दूंगा. वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, लेकिन ही इज अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ अ गाय, मैन हु हैज डिवोटेड हिज एंटायर एनर्जीज एंड लाइफ टू द मिशन ऑफ बाबा साहब एंड बुद्धा. बहुत ही अमेजिंग आदमी है ये. इन्होंने विजेटे ऐसे डिग्री की, उसके बाद काफ़ी जगह इन्होंने छोटे छोटे काम इनिशिएटिव लिए. नौकरी इनके बस की बात नहीं थी, इनको नौकरी कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने कभी नौकरी करने का सोचा नहीं. इन्हें सोचा कि मेरे पास जो टाइम है वो मैं किस प्रकार अपने समाज को लगाऊं. इन्होंने एमबीए किया, उसके बाद भी नौकरी नहीं की. इनको नौकरियां मिल रही थी, बहुत सारी नौकरियां इनके दरवाजे पे खड़ी थी, इन्होंने कभी ली नहीं. और इन्होंने जो है वो हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इनका बहुत इंटरेस्ट था, एक नए एरिया ढूंढते रहते हैं. तो इनको लगता था कि बिजनेस के थ्रू हम लोग हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट बिजनेस तो हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या. और यहाँ इंडिया में अगर हमको बिजनेस करके आगे बढ़ना है तो हमें तो हमारी जो है कैपेसिटी तो बिल्ड करना पड़ेगा. साथ ही साथ उन्होंने देखा कि हमारी नेटवर्किंग बढ़नी चाहिए. क्या बढ़नी चाहिए? हमारी नेटवर्किंग बढ़नी चाहिए. यहाँ पे तो नेटवर्किंग बढ़ना बहुत कम कठिन है. तो उन्हें देखा कि हम लोग जो बाहर के जो देश है वहाँ पे हमारी नेटवर्किंग बढ़ना चाहिए. लेकिन इनको ये लगा कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है, यहाँ के जो अपने कम्युनिटी के जो बिजनेसेस है, उनको किस प्रकार पास में लाया जाए. तो यू वोंट बिलीव, यू लुक एट हिज एनर्जी, that when he started, we hardly knew any business people in our community that time. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिस्ट लिया डायरेक्टरीज उस जमाने में, और वहां पे अगर सरनेम दिखा कोई तो उनको फोन किए.
आप देखो कितना डिफिकल्ट है, 10 फोन करने के बाद पता चला कि ये अपना आदमी है करके। कितने फोन करने के बाद? इन्होंने ऐसे हजारों फोन किए और फिर उनको मिले कुछ लोग, 50-60 लोग मिले, तो बोले अभी इनको क्या करना है? तो उन्होंने, उनके दिमाग में बहुत अच्छी आइडिया आई, उसका नाम था बुद्धिस्ट बिजनेस नेटवर्क। क्या नाम था? बुद्धिस्ट बिजनेस नेटवर्क। में काफी लोगों को मोबिलाइज किया उस दौरान, काफी लोगों को मोबिलाइज किया सर ने। और फिर उन्हें लगा कि अभी और अगर आगे बढ़ना है नेटवर्किंग के आगे, तो मुझे बहुत गहराई से चीजों को समझना पड़ेगा। तो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट बिजनेस पढ़ाने की जो इकाई है वर्ल्ड की, लंदन बिजनेस स्कूल, आपने नाम सुना कभी? लंदन बिजनेस स्कूल, MIT वगैरह का नाम सुना रहेगा आपने। ये सारे यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनता है जिसका नाम होता है स्लोन फेलोशिप। क्या होती है? स्लोन फेलोशिप। उसमें सर का सिलेक्शन हुआ। ये नॉर्मल बात नहीं है। स्लोन फेलो अगर आप गूगल करोगे, अभी यहां बाद में करना है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो अगर आप उसको गूगल करोगे, छोटी चीज नहीं है। बड़े बड़े कंपनियों के जो ये होते हैं CEO, उनको भी वहां एडमिशन नहीं मिलती, इतना कॉम्पिटेटिव वो फील्ड होता है। लेकिन नितिन सर जो है वो स्लोन फेलो है लंदन बिजनेस स्कूल से। अच्छा, आपने लंदन बिजनेस स्कूल से पास किए, आपके पास और रेवेन्यू खुल गए, लेकिन इनकी कभी तमन्ना नहीं थी कि मैं दूसरों के लिए काम करूं। इन्होंने अपने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को किसी के लिए काम करना है। तो उसके बाद जो है वो सर ने अपना जो एनर्जी है वो लगा दिया कि मैं नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाऊं आगे। नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, बहुत डिफिकल्ट होता है नेटवर्किंग करना। तो सर जो है, सर ने अफ्रीका में जाके नेटवर्किंग की है। कहां पे? अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड में तो रहे ही है, लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा रिजल्ट कहां आ सकता है। कहां आ सकता है सबसे ज्यादा रिजल्ट? इंडिया में तो आएगा ही, क्योंकि उनका तो पूरा दिल इंडिया में है। लेकिन हम लोगों को कौन पास करेगा? नजदीक कौन लेगा? जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वो लेगा, राइट? तो सर का जो है वो पिछले 10 सालों से कोरिया आना जाना है, और कोरिया में हम लोग सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से वहां पे वो मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भारत में बिजनेस करना, अपने लोगों के साथ बिजनेस करना कितना महत्वपूर्ण है। काफी लोगों से वो नेटवर्किंग करते हैं साउथ कोरिया में। साथ ही साथ नेटवर्किंग तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि बाबा साहब को कोरियन लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। सर की वजह से जो है वो पहली बार बाबा साहब का स्टैच्यू कोरिया में लगा, और एक ही स्टैच्यू नहीं लगा, 2 स्टैच्यू लगे। जो एक मोनेस्ट्री है, वो मोनेस्ट्री ने बोला कि हम यहां से सिर्फ बाबा साहब का बुद्धिज्म पढ़ाएंगे। वो बताएंगे आपको, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन वो ज्यादा आपको बताएंगे। तो बोले कि हम जो है, कुछ कुछ जो भिक्षु है उन्होंने आंबेडकरी बुद्धिज्म में दीक्षा ली। आप सोच सकते हैं वो 20 साल से पहले भिक्षु है, कोरियन भिक्षु, वो बोले कि नहीं हमको भी बाबा साहब के धर्म में शामिल होना है। यहां तक कि 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग भूल गए कि नहीं 22 प्रतिज्ञा को हम लोग, लेकिन वहां पे कोरियन टेंपल में 22 प्रतिज्ञा लगा दी। दिखाएंगे सर आपको, सब दिखा देंगे सर आपको बाद में। सर का जापान में जो है बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है सर का, जापान में, चाइना सर गए हैं। तो हर जगह पे सर जाते हैं तो उनका यही मकसद होता है कि किस प्रकार मैं उन लोगों को बताऊं कि भारत में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट हो रही है उसमें बुद्धिस्ट लोगों का क्या महत्व होना चाहिए। तो एक बहुत मतलब जिसको बोलेंगे एक गहराई में से चीजों को समझने वाले एक व्यक्ति हमारे पास आज है। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट बड़ी इकाई होती है, बड़ी संस्था होती है, तो गवर्नमेंट के साथ कैसे काम किया जाए। तो पहली बार अपने भारत के इतिहास में महाराष्ट्र ऐसी स्टेट बनी जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। आपने नाम सुना रहेगा इनक्यूबेटर, जहां गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और लोगों को ट्रेनिंग देती है बिजनेस में। तो सर ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो प्रोग्राम महाराष्ट्र में चालू किया। ये सर की देन है, सर ने बहुत प्रयास किए उसके लिए। और इनको बिजनेस कौन पढ़ाएगा? तो बिजनेस पढ़ाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना भाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी? तो सर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ पास गए, वो बोले कि हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। सर ने उनको कन्विंस किया कि आपने मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करके आप लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। सर ने कन्विंस किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो सर की वजह से आज अपने महाराष्ट्र स्टेट में चलता है। सर कंसल्टेंट भी है उस प्रोग्राम के।
तो सर कुछ कारणवश नागपुर आ रहे थे, मैंने बोला आप नागपुर से है लेकिन आप नागपुर के लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। तो सर ने बोला ठीक है भैया, मैं अभी कोरिया से आए वो शाओलिन मास्टर को लेके। शाओलिन पता है आपको? शाओलिन टेम्पल, चाइना में शाओलिन टेम्पल है, उसकी एक ब्रांच कोरिया में है, तो उसके बनते को लेके आ गए बड़े। अभी वो पड़े हैं इधर यवतमाड़ में, आपको मौका मिला तो कभी जाके आप शाओलिन पड़े, शाओलिन मास्टर को लेके आए आदमी। मतलब बिजनेस, कल्चर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बारे में सर ज्यादा आपको गहराई से बात करेंगे, लेकिन आज हमें बहुत ही मतलब विशेष ऐसे जो है, हमको उनको रिसोर्स पर्सन नहीं कहेंगे, हमारे भाई है, हमको रिसोर्स पर्सन नहीं कह सकते, तो वो जो है वो आज हमें गाइड करेंगे ये सब दिशा में कि किस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक है, डूइंग बिजनेस बुद्धिस्ट वे विद साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड अदर बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसके बारे में सर हमें आज गाइडेंस करेंगे। हम सोच रहे थे कि नागपुर से हम 10-20 लोगों को इकट्ठा करेंगे, जब लेकिन पोस्टर डाल दिया तो लोग बोलेंगे हम भी आएंगे, तो हमने नागपुर के लोगों को बोला कि आप थोड़ा, हमारा हॉल थोड़ा लिमिटेड है, आएंगे, नागपुर के लोग लेट आते हैं, लेकिन आज मतलब साउथ से लोग आए, चंद्रपुर से लोग भर के आए, बॉम्बे से लोग आए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फोकस ग्रुप हमारे पास है। मैंने देखा आप लोगों का प्रोफाइल, आप बहुत सारे लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जिनको चाहिए जो चाहिए वो पाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो इसी के साथ जो है मैं इतना उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके रुकता हूँ इधर, और आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं वो जल्द आ रही है नितिन जी के राज में, तो आप सभी, हम लोग सभी उनका स्वागत करेंगे। सर जी वेलकम।